Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope that you are doing great things in your life. तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे इंटर स्टेट रिलेशन। तो पिछला जो हमने टॉपिक जो फिनिश करा था वो था सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बारे में था। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 अन अकेडमी में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ आपको स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल हो चुकी हैं और ये 5 सितंबर 2020 से हो रहा है। और आपको अगर डेमो क्लासेस चाहिए तो 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल है आप सबके लिए, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे एजुकेटर्स वो आपको वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे आपकी डाउट्स क्लियर होंगी और कैसे आपको अटेंशन दिया जाएगा क्लास में। And Unacademy UPSC Championship 2.0 All India Free mock test series and UPSC CSC Prelims 2020-2021 पेपर GS ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ये चैंपियनशिप। तो इसमें चैंपियनशिप में आपको अगर आपकी टॉप रैंक आई तो आपको बेसिकली एक चांस मिलेगा कि आप टॉपर से मिलो, आप उनसे इंटरेक्ट करो, आप हमारे एजुकेटर से मिलोगे और आपको एक सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा स्कॉलरशिप में, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त, 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर और 27 सितंबर को होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इसमें तो आप अभी एनरोल करिए इसके लिए। और हमें पता है कि हमारे नेक्स्ट वीक एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और अगर आपकी प्रिपरेशन आई नो सबकी कंप्लीट हो चुकी है इस टाइम तक, पर आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है और आपको कंप्लीट करनी है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, वो है यूपीएससी सीएससी 2020 के अंदर। उसके बाद आपको ये जो एक सब्सक्रिप्शन है आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड कर, जैसे आप अपने घर में पढ़ सकते हैं क्योंकि आप अभी बाहर नहीं जा सकते और आपको अनलिमिटेड एक्सेस सारे कोर्सेज के साथ मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, फुल सिलेबस कवरेज होगा, डबल डाउट क्लियरिंग सेशंस आपकी क्लियर होंगी वो भी रोज, और आपको इसके साथ साथ लाइव टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होंगी, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और ये सब जो होगा वो हमारे बहुत अच्छे मेंटोर और गाइडेंस के अंदर होगा जो हमारे एजुकेटर्स आपको देंगे। अब ये जो है वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए, जो आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस के साथ और वो भी टॉप एजुकेटर्स बैचेस हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी होगा, लेट नाइट एज वेल एज 2 ईयर बैचेस होंगे, देन 100% फुल सिलेबस कवरेज जो हमने आपको बोला है वो भी होगा और आपको बहुत सारे ऑप्शनल के वो रेंज मिलेंगे। इसमें प्रीलिम्स मेन की टेस्ट सीरीज होगी, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस होंगे 7:30 को 40 मार्क्स के, उसके बाद ऐसे राइटिंग होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपकी परफॉर्मेंस भी एनालिसिस आपको दिए जाएंगे एजुकेटर्स के थ्रू और आपके इन सब के साथ आपके इंटरव्यू में प्रिपरेशन होगी, जो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की बात नजर होती है अलग से इंटरव्यू के लिए, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान कि हम इंटरव्यू कैसे दें अगर हमारे प्लेन प्रीलिम्स और मेन जो क्लियर हो जाता है। तो हमारे जो बैच प्रिपरेशन है कोर्सेज वो स्टार्ट हो चुके हैं 7 सितंबर से ऑलरेडी, और ये 3 बैचेस हमने जो बात करी थी आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको अभी सब्सक्राइब करते हो बिना टाइम वेस्ट करे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। वो आपको बस ये कोड अप्लाई करना है SIMPLEYT, ये बहुत सिंपल कोड है और आपको अभी अभी 10% ऑफ मिलेगा। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगी वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में जो टॉप एजुकेटर्स के साथ है, और आपको वेरियस स्टेप प्रोवाइड करें, नीचे आपको स्लाइड में स्टेप्स प्रोवाइड करें कि आपको कैसे करना है। उसके बाद अगर आपको हम सबकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो और या फेसबुक में, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस चीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अब हम ये जो बात करते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, अब इसमें जो है वो सक्सेसफुल फंक्शनिंग है हमारे क्या इंडियन फेडरल सिस्टम की, जो डिपेंड होता है नॉट ओनली ऑन हार्मोनियस रिलेशनशिप ऑन द सेंटर स्टेट बट ऑल्सो इंटर स्टेट ऑल्सो। It also basically tells us that interstate relations are also important for proper functioning of democracy. So hence the constitution make the following provisions with regarding of interstate committee. First is the eradication of the interstate water dispute, then second is the coordination through the interstate council, then the third is the mutual recognition of public acts, records and judicial proceedings, and then we have freedom of interstate trade, commerce and intercourse. So basically in addition to the that the zonal council have been established by the parliament to promote the interstate cooperation and coordination. So let's come on to the interstate water disputes. So under the article 268 the constitution basically provides us for the
adjudication of the interstate water disputes, and they have made two provisions. One is the parliament may by law provide the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of the waters of any interstate river or river valley. Then we have the parliament may also provide that the neither of the Supreme Court nor any other court to exercise the jurisdiction in respect to any conflict or dispute. मतलब इसका बेसिकली पार्लियामेंट में ये है कि कोई भी डिस्प्यूट और कंप्लेंट अगर हम डिफरेंट स्टेट्स यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस वाटर को, और ये इंटरस्टेट वाटर भी होगी उसको भी, और कोई भी रिवर वैली को। अब इस प्रोविजन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट करा था वो बेसिकली था कि जो रिवर्स बोर्ड के अंदर जो था वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट था जो 1956 में लाया गया था। अब इस जो प्रोविजन वो बेसिकली क्या है कि वो एम्पावर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सेटअप करेंगे एडहॉक ट्रिब्यूनल और एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द टू और मोर स्टेट इन रिलेशन टू द वाटर और रिवर वैली। सो बेसिकली रिवर बोर्ड्स जो प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिससे कहते हैं हम रिवर बोर्ड्स के रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर होती है और रिवर वैलीज की हम बात करेंगे। तो अब इसमें जो है रिवर बोर्ड को कैसे डिफाइन करा है, रिवर बोर्ड जो है वो बेसिकली एस्टैब्लिश होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो रिक्वेस्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट की कि वो उन्हें एडवाइस करे इसके बारे में। अब जो ये बेसिकली एम्पावर करता है कि एडहॉक ये सेटअप होगा। अब ये जो डिसीजन है वो ट्रिब्यूनल के हाथ में कि फाइनल और बाइंडिंग टू द पार्टीज होगा टू डिस्ट्रीब्यूट एंड टू द डिस्प्यूट। तो इसमें लिखा है कि नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट is to have the jurisdiction in respect to any water dispute which may be referred to tribunal under this act। अब यहाँ पे जो नीड है वो क्या है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी है ताकि ये हमारे सेटल कर सके डिस्प्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ये कहा है कि ये जो सेटल होगा इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट होगा वो क्या कहते हैं वो इन सब के जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा। वो जो डिसाइड करें कोई भी डिस्प्यूट होगा ये स्टेट्स कनेक्शन विद वाटर सप्लाई, कोई भी लीगल या कोई इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस जो मोस्ट कंट्री, और जो रूल्स ऑफ लॉ जो बेस्ड है एनालॉजी में, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट है वाटर जो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि सो फार हम 2016 तक कितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप करे थे 8 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, और जो ट्रिब्यूनल्स है वो डिफरेंट स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी हमें बताया गया है। सो बेसिकली अब जो सेकंड आते हुए है रिवर बोर्ड्स एक्ट जो 1956 में था, तो एस्टैब्लिशमेंट में पता है क्यों हुआ था जो हमने डिस्कस करा है। उसके बाद आते हैं हम इंटरस्टेट काउंसिल्स में। अब जो इससे पहले हम थोड़ा एक डिस्कस करेंगे कौन से वाटर डिस्प्यूट कहाँ सेटअप हुए हैं। जो पहला जो सेटअप हुआ वो था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो 1969 में हुआ था, जो महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा में हुआ था। उसके बाद गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो 1969 में अगेन महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा में। उसके बाद नर्मदा वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल वो है 1969 राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। उसके बाद रवि एंड ब्यास वाटर जो पंजाब हरियाणा राजस्थान है, पंजाब हरियाणा राजस्थान है, प्लीज ये नेम याद रखिए। उसके बाद और भी जो है वो वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं जो आपके टेबल में मेंशन है, तो अगर आप बुक खोलेंगे आपको वो दिख जाएंगे सीधे बिल्कुल सामने, और इस टेबल को आप बाय हार्ट लर्न कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे इंटरस्टेट काउंसिल्स के बारे में। अब जो आर्टिकल 368 है, इट एक्चुअली कॉन्टेम्पलेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल्स टू इफेक्ट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। अब इसमें जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई कि वो डिफाइन कर सकता है ड्यूटीज क्या है इंटरस्टेट काउंसिल की। अब ये किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 263 के अंदर आएगा, जो स्पेसिफाई करेंगे ड्यूटीज कि हमें कौन सी असाइन होंगी और किस मैनर में होंगी। अब जो इंक्वायरी इनटू और एडवाइजिंग है, जैसे डिस्प्यूट्स हैं जो अराइज होते हैं बिटवीन स्टेट, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स के, स्टेट्स के और सेंटर स्टेट्स के जो उनके कॉमन इंटरेस्ट में है। हम रिकमेंडेशंस भी बताएंगे कोई सब्जेक्ट में जरूरत हो जो पर्टिकुलर जो बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी की, और कौन से में हमें एक्शन लेने की जरूरत है। उसके बाद हम इसमें हम ये बताते हैं कि जो ऊपर के बेसिकली हमने जो बात करा है उसमें जो काउंसिल फंक्शन था वो क्या था, बेसिकली इसमें क्या था कि फंक्शन इंक्वायरी एडवाइस था इंटरस्टेट के जो डिस्प्यूट्स है जो कॉम्प्लीमेंट्री है जो सुप्रीम कोर्ट के
डिस्प्यूट से जो ज्यूरिसडिक्शन में आर्टिकल 131 में आते हैं, और टू डिसाइड द लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट। अब जो भी प्रोविजंस बने हैं आर्टिकल 263 में, द प्रेसिडेंट को एस्टैब्लिश करा था ये सब किन सब्जेक्ट्स के थ्रू, जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट और अर्बन डेवलपमेंट, और 4 रीजनल काउंसिल्स बने, सेल टैक्स वैसे नॉर्दर्न सदर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जोन में। जो काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन और जो बाकी सब होम्योपैथी, वो बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ एक्ट के अंदर बाद में सेटअप हुए थे। अब जो नेक्स्ट आते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट है। बेसिकली जो हमने बात की तो पिछली सेंटर स्टेट रिलेशन के जो सेटअप होता 1983 में और 1987 तक, तो इस बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस था कि एस्टैब्लिश करे परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल, जो आर्टिकल 263 के अंदर हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसमें रेकमेंड करा कि डिफ्रेंशिएट करेगा ये इंटरस्टेट काउंसिल में जो अदर बॉडीज एस्टैब्लिश करती हैं, जो आर्टिकल 263 में जो इंटर गवर्नमेंट काउंसिल है, जो कमीशन को रेकमेंड करा कि वो चार्ज होंगे ड्यूटीज में जो लेट डाउन होगी क्लॉसेस में बी एंड सी में, जो आर्टिकल 263 में। अब इसमें जो था जो रेकमेंडेशन जो बराबर जनता गवर्नमेंट में था, जो हेडेड था जो था वीपी सिंह के अंडर, जो इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बनाई थी। अब इसमें जो मेंबर्स थे वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर था जो चेयरमैन था, चीफ मिनिस्टर थे सारे स्टेट के, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज थे जो सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो यूनियन टेरिटरी में थे ऑफ नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसमें गवर्नर्स ऑफ स्टेट थे अंडर प्रेसिडेंट रूल, और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर थे जो होम मिनिस्टर के इंक्लूड करते, और टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे जो इतना सारा लिखा उसमें लिखा है कि 5 प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दैट विल बी इंडिपेंडेंट चार्ज will be nominated by chairman of council, that is the prime minister, at permanent invite to the council. Now this council basically the council is a recommendatory body on the issues relating to the interstate and the center union territories in this relation. So basically it aims to provide a coordination between them by examining, discussing and deliberating on the various issue that has been taking place between the various states. So basically duties in detail by as follows, like investigating and discussing such subjects in which the state or the center have common interest, then making recommendation upon any subject for the better coordination of any policies or action on it, then deliberating upon such other matter of general interest of state as referred to it by the chairman. Then let's come on that this council had basically, the previous council had met at least thrice a year, and its meetings were held in camera, and all the questions were decided by consensus also. So there was a standing committee also in the council. It was set up in 1996 for the continuous consultance and processing of matters for consideration of council. So that union of home minister, then it had 5 member of cabinet and 9 chief minister, and the council was assisted by a secretary also, as we all know, and the secretary was set up in 1991. Since 2011 it is also known as functioning for secretary of all the zonal council. Now let's come on to the interstate trade and commerce. So in article 301 to 307 in the part 13 of the constitution basically deals with the trade, commerce and intercourse within the territory of India. The article 301 it declares that the trade, commerce and the intercourse throughout the territory of India shall be basically free. मतलब कोई भी इसमें कोई टैक्स नहीं होगा, वो बेसिकली फ्री होगा जो ट्रेड वो इंटरस्टेट होगा। उसका जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोविजन का वो था कि वो ब्रेक करें कि जो बॉर्डर बैरियर्स थे बिटवीन द स्टेट, और इन्हें एक्चुअली और ज़्यादा वो क्या करते हैं, इनकरेज करें कि यहाँ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो, कॉमर्स हो, इंटरकोर्स हो पूरी कंट्री में। और उनका फ्रीडम ऑफ प्रोविजन जो कन्फाइंड था वो ना सिर्फ इंटरस्टेट था कॉमर्स, बल्कि एक्सटेंड होता है इंट्रा स्टेट ट्रेड भी और कॉमर्स और इंटरकोर्स भी। अब बेसिकली इस आर्टिकल 301 में विल बी वायलेटेड वेदर द रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द फ्रंटियर ऑफ द स्टेट और प्रायर टू दैट। So basically the freedom was guaranteed by the article 301 is a freedom from all the restrictions, मतलब freedom from all the restrictions है
एक्सेप्ट दोज दैट वाज प्रोवाइडेड एंड द अदर प्रोविजन जो प्रोवाइड हुई थी, जैसे आर्टिकल 302 से लेके 305 तक, जो हम पार्ट 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं। अब हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं अपॉइंट के थ्रू। जो पहला है कि जो पार्लियामेंट में था वो बेसिकली पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट असेंबलीज कैन इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन, मतलब पार्लियामेंट जो है स्टेट असेंबलीज क्या वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पे, जो क्या है स्टेट के वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। इसके जो लेजिस्लेचर्स है ऑफ स्टेट के वो भी इम्पोज कर सकते हैं गुड्स जो इम्पोर्ट हुए हैं बाकी सब अदर स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से जो भी टैक्स है जो सिमिलर गुड्स का मैन्युफैक्चर है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम भी है अंडर आर्टिकल 301 जो सब्जेक्ट है नेशनलाइजेशन ऑफ लॉज में। अब जो लॉज जो प्रोवाइड करें वो बेसिकली मोनोपोली है जो फेवर है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब हम एक्चुअली बेसिकली हम पिछले वाले में बात करते कि पार्लियामेंट भी अपॉइंट कर सकता है अपनी अथॉरिटी और बेसिकली कैरी आउट कर सकता है वेरियस पर्पसेस बाय प्रोवाइडिंग इट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स। और पार्लियामेंट क्या अथॉरिटी बता सकता है कि नेसेसरी पावर्स और क्या ड्यूटी है। और बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई ऐसी अथॉरिटी अभी अपॉइंट नहीं हुई है जो इन सबको देखे। अब हम आते हैं जोनल काउंसिल्स की बात करते हैं। अब जो जोनल काउंसिल्स है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। अब ये जो इस्टेब्लिश हुई थी वो क्या है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हुई थी। अब जो जोनल इनका काउंसिल था उनका क्या एम है, बेसिकली ये क्या सबसे पहला एम करते हैं कि एक कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सेंटर के बीच में। अब ये जो सारे डिस्कस करें, रिकमेंडेशन करें, मैटर था इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग था, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पे, बॉर्डर डिस्प्यूट पे, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट पे और बाकी सारे। और यहाँ पे था वो सारे क्या था डेलिब्रेटिव था और एडवाइजरी बॉडीज थे। अब हम आते हैं जो स्टेट रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो एक्ट था जो 1956 था, वो डिवाइडेड हुआ था किसमें 5 जोन्स में हमने डिवाइड करा था। वो था नॉर्थ था, सेंट्रल था, ईस्टर्न था, वेस्टर्न था और सदर्न था। अब इन सब ने एक एक जोनल काउंसिल प्रोवाइड करी एक जोन के लिए। अब बाकी जो हम देख सकते हैं कि फॉर्मिंग द जोन काफी सारे फैक्टर्स थे जो इंक्लूड, जैसे नेचुरल डिविजन था जो कंट्री का था, रिवर सिस्टम देखा, क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे, कल्चर और लिंग्विस्टिक क्या वहाँ पे डाइवर्सिटी है, उसके बाद उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सब बेसिकली हमने फैक्टर्स देखे ये सब सेटअप करने से पहले। अब हम आते हैं कि जब एक जोनल कंसिस्ट करता है वो मेंबर्स कौन से कंसिस्ट करता है, होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आते हैं हम चीफ मिनिस्टर जो सारे स्टेट्स होते हैं इन जोन में, देन आते हैं 2 अदर मिनिस्टर्स जो ईच स्टेट में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो ईच यूनियन में होते हैं, टेरिटरी। अब जो होम मिनिस्टर है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो बेसिकली है कॉमन चेयरमैन है बेसिकली 5 काउंसिल्स के लिए। अब ईच प्राइम मिनिस्टर जो एक्ट करता है वो एक वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल जो रोटेशन पे होता है, जो ऑफिस होल्ड करता है। अब हम देखते हैं कि जोनल का बेसिकली एम क्या था, कोऑपरेशन था। तो उनने काफी डेलीगेटिव बॉडीज एडवाइजर, तो उनका ऑब्जेक्टिव था बेसिकली कि वो बेसिकली अचीव कर सके कि इमोशनल इंटीग्रेशन हमारी कंट्री की हमें हेल्प कर सके, हम रिमूव द आफ्टर इफेक्ट्स और सेपरेशन था सम केसेस में, जो प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन था। उसके बाद हम इनेबल कर सके कि सेंटर और स्टेट्स को क्या है एक साथ कोऑपरेट करना है, एक साथ जो है सोशल इकोनॉमिक मैटर में और एक्सचेंज करने आइडियाज एक्सपीरियंस, ताकि हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज फॉर्म कर सकें हमारी कंट्री में। अब इसके साथ साथ क्या होता है जो कोऑपरेट करना है एक वो काफ़ी सक्सेसफुल और स्पीडी होना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए और मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब यहाँ पे हम सिक्योर करते हैं सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम between the regions of the country। सो बेसिकली अब हम इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल थे एक एडिशन था बाकी सब के लिए कि इसमें क्रिएटेड हुआ था एक सेपरेट एक्ट था पार्लियामेंट के लिए। और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971 में था जो हमने भी इसमें मेंशन नहीं करा, इसमें मेंबर्स थे असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। इसका फंक्शन जो जैसे बाकी सब काउंसिल जोनल काउंसिल्स का है सेम फंक्शंस उनका भी था। और ये इनके फ्यू एडिशन उन्होंने करा, बेसिकली फॉर्मुलेट करना चाहते थे, यूनिफाई और कोऑर्डिनेट करना रीजनल प्लानिंग और सारे वो इम्पोर्टेंट मैटर्स जो कवर करना चाहते थे। और इन्हें क्या कहते हैं इनको रिव्यू करा टाइम टू टाइम, उनके मेजर्स भी लिए जो मेंबर्स ऑफ स्टेट्स थे जिन्होंने मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर था। अब हम देखते हैं जो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि नॉर्थ जोनल में
कौन कौन से एरियाज करते हैं और इसका हेडक्वार्टर्स क्या था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड उत्तराखंड, सॉरी एंड चंडीगढ़, उत्तराखंड इसमें नहीं आते, जो इसका था वो था न्यू दिल्ली के अंदर आता था। अब जो सेंट्रल काउंसिल में था उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो इलाहाबाद था। अब ईस्टर्न जोनल में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जिसका वो हेडक्वार्टर्स था कोलकाता, हेडक्वार्टर्स है कोलकाता। वेस्टर्न में है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जो मुंबई है। सदर्न वाला था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, जो चेन्नई में है। अब हम देखते हैं जो आर्टिकल्स हमें मेन से पढ़ने हैं वो 261 से लेके 307 तक जो सारे इसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।